नमस्कार, जय हिंद। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक मिश्र आप सभी एसएससी जीडी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो हर बार लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उन्हीं सवालों को हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको एक बार रिवाइज कर लें आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि अगर आपको उनमें से कोई प्रश्न मिले तो उसको आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। साथ ही साथ हम लोग हर एक प्रश्न के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी देखेंगे और वो सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। और पहला सवाल जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वो सवाल आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हैं लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु या फिर समाजवादी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रस्तावना। और जब हम लोग प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं, तो प्रस्तावना की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं? हम भारत के लोग। जब हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम भारत के लोग यहाँ पर दिया है और उसके बाद लिखा जाता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हो गया कि सर्वोच्च सत्ता कहाँ पर होगी? बोलते रहें, ये कहाँ पर होगी? देश की जनता में। और हम भारत के लोग, एक पॉइंट आपको यहाँ से मिला। सवाल आपको पूछा जाएगा कि हम भारत के लोग शब्द का मतलब क्या हो गया कि देश की जो सर्वोच्च सत्ता रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? देश की जनता के पास रहेगी। इसके बाद आप देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? संप्रभुता। और जब हम लोग यहाँ पर संप्रभुता की बात कर रहे हैं तो इसका सामान्य अर्थ ही क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ ही होता है क्या? सर्वोच्च सत्ता। बात कन्फर्म है? इसका मतलब ही होता है सर्वोच्च सत्ता। और जो सर्वोच्च सत्ता की बात हम लोग करते हैं यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? एक प्रकार होता है इसका बाह्य संप्रभुता। एक क्या होता है? बाह्य संप्रभुता। और दूसरा होता है आंतरिक संप्रभुता। तो दो प्रकार की हमारे पास संप्रभुता हो गई। अब इन दोनों प्रकार की जो हमारे पास संप्रभुता है, इन दोनों का अलग अलग मतलब भी होता है। जैसे बाह्य संप्रभुता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो देश हमारा है वो अपने विषय में कोई भी निर्णय ले सकता है जिसमें किसी भी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि अगर हम अपने इंटरनल मैटर में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें अमेरिका का या रूस का, ब्रिटेन का कोई भी योगदान नहीं होने पाएगा। और जो आंतरिक संप्रभुता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने देश में कोई भी निर्णय लेंगे और उसका पालन करवाएंगे। पालन अगर नहीं होता है तो उसमें हम दंड देने का भी अधिकार रखते हैं। ये मतलब हो गया आपके संप्रभुता का। अब यहाँ पर अगला शब्द दिया है आपको समाजवादी। समाजवाद का मतलब क्या होता है? तो समाजवाद का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास उत्पादन और वितरण है, समाजवाद का मतलब क्या हो गया? उत्पादन और वितरण, इन दोनों पर किसका अधिकार हो? ये सबका अधिकार हो, संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए उत्पादन और वितरण पर, तब उसको हम क्या कहते हैं? समाजवादी कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर और है जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जब भी हम लोग पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो जाता है?
पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो हमारा राज्य है, राज्य का कोई भी निजी धर्म नहीं होगा, इसका मतलब हो गया कि ये है हमारे पास पंथ निरपेक्षता। अब यहाँ पर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिसको कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा। और जब 42वां संशोधन आएगा तो 1976 में। कैसे याद करेंगे? 46 लिखते हैं, या ऐसे आप समझ लीजिए कि हम लोग पहले 42वां समझते हैं और एक होता है 44th, लेकिन अब दोनों में अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 6, यहाँ पर क्या मिलेगा? 8, और यहाँ पर 197 लगा लीजिए, 197। तो ये आपको याद रहेगा कि 42वां संशोधन 76 में और 44th कब हुआ था? तो 78 में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द है जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, पूरी तरह से स्वतंत्र रखता है? इसके साथ में सर्वोच्च शक्ति, यहीं से आप पकड़ सकते हैं, सर्वोच्च शक्ति की अगर बात की गई है तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? संप्रभुता की। तो ये क्या है? संप्रभु है। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? नंदलाल बोस, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने? तो आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान को हाथों से भी लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में लिखा गया। तो उसका आंसर क्या होता है? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और इन्होंने पूरी संविधान को लिखा था दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था। और इस पूरे को लिखने के लिए इनको 6 माह का वक्त लगा था। कितने माह का? 6 माह में इन्होंने लिखा था। और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों लिखा था। इन्होंने शर्त क्या रखी थी लिखने की? शर्त ये रखी थी कि प्रत्येक पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की शर्त पर इन्होंने क्या किया था? इसको फ्री में लिखा था, इसका कोई भी पैसा इन्होंने चार्ज नहीं किया था, फ्री में लिखा था हिंदी और अंग्रेजी में। 6 महीने का वक्त इनको लगा था और हर एक पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम इन्होंने लिखा हुआ था। इसी शर्त पर इन्होंने फ्री में इस पूरे संविधान को लिखा था। इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का भी नाम यहाँ पर आता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम लोग संविधान सभा में जानते हैं, इन्होंने भी अपना एक बेहतर योगदान दिया है संविधान सभा में। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे मूल संविधान को पूरी तरीके से हिंदी और अंग्रेजी में लिखा था। बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपको, साल 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? टोटल आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आपको बताना है साल 2019 में। अब इसी तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि साल 2022 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो जो आपके एग्जाम का ट्रेंड होता है, कभी कभी आपको यहाँ पर सन न दे करके आपको सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि वर्तमान में भारत के संविधान में क्रमशः कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो क्या आंसर इसका लगाएंगे? इसका आंसर क्या लगा लेंगे? तो आंसर इसमें आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मान लीजिए कि आंसर आपको मिल गया। अब यहाँ पर जब भी आपको अनुच्छेद से संबंधित और अनुसूचियों से संबंधित सवाल पूछा जाए, अनुच्छेद और अनुसूची, तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा? 2 टाइप के सवाल आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक क्या पूछा जाएगा?
एक पूछा जाएगा आपसे मूल संविधान में, एक क्या पूछा जाएगा मूल संविधान में, और दूसरा पूछा जाएगा आपसे वर्तमान में। तो दो टाइप का सवाल पूछा जाए। तो अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें मूल संविधान में तो टोटल कितने थे 395। इसके बाद अगर हम लोग अनुसूची की बात कर लें तो अनुसूची कितनी थी 8, और अगर हम लोग भाग की बात कर लें तो कितने थे 22 भाग थे। लेकिन अब वर्तमान में पूछा जाए तो अनुच्छेद कितने हैं जल्दी से बताइए। 468 प्लस लगा लेंगे। इसके साथ में अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी, तो अनुसूची कितनी हो जाती है 12, और भाग कितने हो जाते हैं तो 25 भाग होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये सभी के सभी कैसे हैं, केवल गणना की दृष्टि से, केवल गणना की दृष्टि से ये काउंट किए जाते हैं। ये काउंटेबल कितने होते हैं तो आप लगाएंगे 468 प्लस लगा लेंगे। बट अगर आपको मूल रूप में पूछा जाएगा तो कितने लगाएंगे 395 लगाएंगे। शेड्यूल की बात करेंगे तो 8 लगाएंगे, और इसके साथ में अगर भाग की बात करेंगे तो 22 लगाएंगे। 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे हमारे मूल संविधान में। इसके बाद में अगर आप देखेंगे वर्तमान में तो 468 हो गए। कैसे हो गए थोड़ा सा इसको भी समझिए। जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21 की, और आर्टिकल 21 में किस बात का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया अंडर आर्टिकल 21। लेकिन अब इसी में एक खंड इसका और जोड़ा गया। तो एक खंड और क्या जोड़ा गया, 21 का ए जोड़ा गया। और जब 21 का ए जोड़ा गया तो अब आप 21 को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 आर्टिकल के रूप में काउंट कर रहे हैं। तो 21 एक हो गया और 21A दूसरा आर्टिकल हो गया। तो जब इस तरीके से आर्टिकल्स को आप जोड़ते जाएंगे तब आपका 468 प्लस होगा। अगर आप देखेंगे कितने नंबर हैं तो वो आज भी कितने हैं 395 हैं। अगर 395 से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 396 में भी कुछ होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ ऐड नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि हम लोगों ने सिर्फ गणना के अनुसार इसके आर्टिकल्स को बढ़ा दिया है। बात क्लियर है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो इसमें आंसर आप क्या लगा लेंगे, 468 से अधिक और 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपको और एडिशनल मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें अनुसूचियों की तो टोटल अनुसूची कितनी होती है 12 है। और पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात है। दूसरे में क्या है, बोलिए, संवैधानिक पदाधिकारियों का, संवैधानिक पदाधिकारियों का, बिल्कुल, पदाधिकारियों का वेतन। उसके बाद तीसरे में क्या होगा, शपथ होगा। किसकी शपथ होगा, इन्हीं लोगों का। चौथे में क्या होता है, राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। पांचवी में क्या है, SC/ST क्षेत्र का प्रशासन। SC/ST क्षेत्र का प्रशासन कैसा होता है। इसके बाद छठवीं में क्या है, तो इसमें होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन होता है। इसके साथ साथ में आप देख लीजिए तो सातवीं में क्या होता है, सातवीं में होता है शक्तियों का विभाजन। सातवीं में क्या हो गया, शक्तियों का विभाजन। किसके बीच में,
बोलिए, केंद्र और राज्य के बीच में। 8वीं में क्या है, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार आंदोलन है ना, भूमि सुधार। 10वीं में क्या हो जाएगा, दल बदल कानून, दल बदल कानून। और 11वीं में क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं में क्या हो जाता है, शहरी पंचायत या इसी को आप कहते हैं नगर निगम। क्लियर है, इसको क्या कहेंगे, नगर निगम। अब ये 12 अनुसूचियां अगर आप बहुत क्लियरली याद रखेंगे तो यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें आप देखिए, हम जब भी किसी बात की चर्चा करेंगे संविधान में तो सर्वोच्च हम किसको रखेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को। इसके बाद दूसरा है और इसमें वेतन है। तो एक ब्राह्मणों में लोग होते हैं दूबे, तो दू से दूसरा हो गया और बे से क्या हो गया, वेतन। तीसरा में क्या है, 30 लिखते हैं, 30 लिखते हैं, तो 30 से तीसरा और स से। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो सीटों में कितने पैर होते हैं, चेयर में कितने पैर, तो सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन कहाँ पर, राज्यसभा में। और राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। इसके बाद में SC ST क्षेत्र का प्रशासन 5वीं में। 6वीं में करेंगे तो इसके लिए एक वर्ड आप यूज करते हैं, ATM स्क्वायर। A से क्या हो गया, असम, T से क्या हो गया, त्रिपुरा, और M यहाँ पर 2 है तो मिजोरम और मेघालय। यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, 3, और रूट कितना है, 2, नंबर कितना हो गया। 6वीं में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन। स से क्या होता है, 7, और स से ही होता है शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में होता है। और इसके लिए हम 3 सूचियों की प्रयोग करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन तीनों सूचियों में से अगर कोई विषय बच गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र बनाएगा। और 1935 के अधिनियम में कौन बनाता था, तो गवर्नर बनाता था। इसके बाद में 8वीं में क्या है, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, लेकिन भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 9वीं में क्या है, भूमि सुधार आंदोलन है। 10 से 10 होता है, 10 से दल बदल होता है। और 11 और 12 में आपको कन्फ्यूजन होता है, तो 11 में सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, गांव की। और 12वीं में क्या बात करेंगे, शहरों की। और यहाँ से एक स्टेटमेंट आपको मिलता है कि किसने कहा था कि गांव जो हमारे देश की आत्मा है वो गांवों में बसती है, तो ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये किसने कहा था, तो क्या आंसर लगाएंगे कि गांधीवाद नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ये स्वयं महात्मा गांधी ने ही कहा था। और इनको क्या मानते हैं, उग्र अराजकतावादी, इनको क्या मानते हैं, तो आदर्शवादी विचारक इनको माना जाता है, महात्मा गांधी को। ये कुछ एडिशनल पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था। अब यहाँ पर अध्यक्ष से संबंधित आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष में यहाँ पर आप 2 लगाएंगे। एक को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई अध्यक्ष, और दूसरे को क्या कहते हैं, अस्थाई अध्यक्ष कहते हैं। तो अगर हम लोग अस्थाई अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थाई की बात करते हैं तो अस्थाई में कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये कैसे थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। अब जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को।
पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और इसी की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और उसके बाद अस्थायी अध्यक्षता जब हुई थी तो वो तारीख थी 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उसी में अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नहीं, इसमें उल्टा हो गया है। पहली बैठक किए थे, ये वाला क्या हो जाएगा? पहली बैठक जब हुई थी तो इसमें जो अध्यक्षता की बात करते हैं तो अध्यक्षता में पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यही है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और ये कैसे थे? ये कैसे थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। बात क्लियर है? और इसके बाद जो अगली तारीख थी 13 दिसंबर को, उसी में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया, और उद्देश्य प्रस्ताव में ही थोड़ा बहुत संशोधन करके जो हमारे आज की प्रस्तावना है उसको हम लोगों ने शामिल कर लिया है। बात यहाँ पर क्लियर है? तो सवाल आपसे जो पूछा गया था वो क्या था कि सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं अध्यक्षता से, एक अस्थाई ध्यान में रखिएगा और एक अस्थाई। जो पहले हुआ था वो अस्थाई था और जो बाद में हुआ था वो स्थाई था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5 और यहाँ पर पूछा गया है भारतीय संविधान का नागरिकत्व का पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस से है, यूके से है, यूएसए से है या फिर ऑस्ट्रेलिया से है? क्या आंसर लगाएंगे इसमें आंसर क्या लगाएंगे कि जो हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान है उसको हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो आंसर इसमें क्या होगा? यूके होगा। और यूके की तर्ज पर ही हमारे यहाँ क्या बनाया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब भारत में बात कर ले नागरिकता की। भारत में नागरिकता का प्रावधान, भारत में नागरिकता का प्रावधान, तो इसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है? यूके के संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। अब जब भारत में नागरिकता की बात करते हैं तो यहाँ पर नागरिकता का स्वरूप कैसा है, ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा। तो स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पर नागरिकता का जो प्रोविज़न है वो सिंगल है, यानी कि एकल है। इसका मतलब है कि सभी केवल कहाँ के नागरिक होंगे? भारत के नागरिक होंगे। सभी कहाँ के नागरिक होंगे? भारत के नागरिक होंगे। और इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया हमारे संविधान में? प्रावधान तो संविधान का जो भाग 2 है और अनुच्छेद क्या लगा देंगे? 5 से 11 के बीच में। तो प्रावधान इसका है भाग 2 में और 5 से लेकर 11 के मध्य में इसका प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर नागरिकता का स्वरूप कैसा होता है? तो सिंगल होता है। और अमेरिका में कैसा होती है नागरिकता? सिंगल, दोहरा या फिर तेहरा? दोहरा होता है। अगर यूएसए की बात कर लेंगे तो यूएसए में नागरिकता का जो स्वरूप होता है वो दोहरा होता है। एक होता है देश की और दूसरा होता है राज्य, या इसी को आप कहते हैं इकाई। हम लोग यहाँ पर जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देश के स्थान पर किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो राज्य का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता होगा कि राज्य के कुल 4 आवश्यक तत्व होते हैं। कौन कौन से? बोलिए। एक हो जाता है आपका जनसंख्या। भाई कोई भी अगर चाहिए तो जनसंख्या चाहिए ना। और ये जनसंख्या कहाँ पर रहेगी? एक निश्चित भूभाग पर। इसको चलाने के लिए
एक सरकार की आवश्यकता होती है और सर्वोच्च सत्ता के रूप में क्या हो जाता है, संप्रभुता या सॉवरेंटी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि इन चारों में से राज्य का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण होगा तो वो क्या हो जाता है, संप्रभुता। ये क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो वो होता है संप्रभुता। तो आंसर इसमें क्या लगा लेंगे आप, यूके से इसको लिया गया है। चले आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। नागरिकता को जानते हैं, मौलिक अधिकार को जानते हैं, अधिसूचित भाषाएं के जानते हैं, या फिर संघवाद को जानते हैं। सवाल थोड़ा सा अनक्लियर है ये। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है आत्मा से संबंधित, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा से संबंधित यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक, अगर आपसे पूछा जाए सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से सभी लोगों ने संविधान की आत्मा किसको माना है, तो क्या लगाएंगे, सर्वसम्मति से सभी ने किसको माना है, तो ये माना है प्रस्तावना को। सर्वसम्मति से तो प्रस्तावना लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अंबेडकर क्या लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाएगा, तो क्या लगाएंगे, बोले संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद आया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको बोला जाता है। और इसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है 5 रीट जारी करने की शक्ति, है ना। अब इसमें आपको 2 आर्टिकल ध्यान में रखना है, और 2 आर्टिकल जब आप ध्यान में रखेंगे तो एक होता है आर्टिकल 32 और दूसरा होता है आर्टिकल 226। 2 आर्टिकल ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल छोटा है तो कोर्ट आप यहाँ पर बड़ा लगाएंगे, मतलब कि यहाँ पर होगा सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे, याद रहेगा ना। और अगर आर्टिकल बड़ा होगा तो कोर्ट यहाँ पर छोटा लगाएंगे, क्या होगा, हाई कोर्ट लगाएंगे। लेकिन एक सवाल और आता है कि अगर रीट जारी करने के मामले में ज़्यादा शक्ति की बात करें किसके पास होता है, तो हाई कोर्ट के पास। लेकिन अगर ओवरऑल कौन सुप्रीम है, तो सुप्रीमेसी कहाँ किसकी पाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की पाई जाती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बट अगर फंडामेंटल राइट के रेफरेंस में बात करेंगे तो उसके पास ज़्यादा शक्ति होती है हाई कोर्ट के पास। तो यहाँ से आपको 2-3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपका हो जाता है संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या सवाल आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32। और आपसे ये पूछा जाए कि उच्च न्यायालय को शक्ति किसको है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करने की, तो आंसर आपका हो जाएगा 226, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अब इन सब में अगर आप आइडिया लगाएंगे, चूंकि प्रस्तावना दिया नहीं गया है इसलिए फंडामेंटल राइट आपको दिया है, और फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आपका आ जाता है अनुच्छेद 32, है ना। और फंडामेंटल राइट को हमने कहाँ से लिया है, बोलते रहिए, यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से हमने क्या ले लिया है, फंडामेंटल राइट लिया। और इसका प्रावधान कहाँ पर है, इसके प्रावधान की बात करेंगे तो भाग कौन सा होता है, 3 में होता है। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो कौन होगा, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। लेकिन वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है, आर्टिकल्स की वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये हो जाता है आर्टिकल 14 to 35। क्यों, क्योंकि 12 में
और 13 में यहाँ पर जो दिया गया है वो राज्य की परिभाषा दी गई है, और जो 13 में है वो संसद के लिए कानून बनाने के दायरे को बताया गया है कि फंडामेंटल राइट को ध्यान में रख करके जब भी आप किसी ऐसे कोई कानून बनाएंगे तो फंडामेंटल राइट आपको ध्यान में रखना होगा। वहाँ पर जब भी आप बनाएंगे तो ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं करेंगे जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसकी शक्तियों में कमी करता है। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि विधायिका ने किसी कानून का निर्माण कर दिया और वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको उस सीमा तक हटा दिया जाएगा जिस सीमा तक वो उसका उल्लंघन कर रहा होगा। बात समझ में आई? इसी को हम लोग कहते हैं छाया का सिद्धांत। जब फंडामेंटल राइट को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो 13 में क्या हो जाता है? कानून की परिभाषा, है ना। और इसी से देखिए मिलता जुलता ही प्रावधान है, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन मिलता जुलता प्रावधान ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। याद आया कुछ? न्यायिक पुनर्विलोकन, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन में भी यही तो प्रावधान है कि अगर कोई विधायिका ने किसी कानून का निर्माण किया और उसको कार्यपालिका ने लागू किया तो न्यायपालिका का काम ही क्या होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून की समीक्षा करना। और अगर समीक्षा करने के बाद वो गलत पाया जाता है, संविधान के मूल ढांचे के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका उसको इनवैलिड घोषित कर देती है या उस सीमा तक समाप्त कर देती है जिस सीमा तक उल्लंघन हो रहा होता है। बात क्लियर है? सारी बातें याद रहेंगी। चलिए अगला सवाल देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 7। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? क्या आंसर लगाएंगे? तो यहाँ पर आपको जो आर्टिकल्स मिले हैं वो सारे आर्टिकल 17 हैं, 19 हैं, 18 हैं और 16 हैं। अब एक सवाल इसी ऑप्शन पे और बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेमेल अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें किसको बेमेल आप लगाएंगे? 19 को लगा देंगे, चूंकि 16, 17 और 18 ये कैसे हैं? समानता का अधिकार, और 19 कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मूल प्रश्न पे आते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का प्रावधान किया गया है? तो अस्पृश्यता का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है? तो वो मिल जाता है अनुच्छेद 17 में। अब जो यहाँ पर अस्पृश्यता का प्रावधान है इसका मतलब है छुआछूत का निषेध करना। और छुआछूत के जो निषेध की बात करते हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें कोई नीचा मानता है, कोई ऊंचा मानता है, तो उस आधार पे लोग क्या करते हैं? छुआछूत को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और वो जनरल कैटेगरी के ऊपर ही आरोप लगाए कि ये हमसे छुआछूत कर रहे हैं, तो वहां पर ये बात मान्य नहीं होगी। अगर एससी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है और एससी कैटेगरी पर ही आरोप लगाए कि ये हमारे साथ छुआछूत कर रहे हैं, तो ये लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कैटेगरी क्या है? सेम है। तो सेम कैटेगरी वाला अपने ही कैटेगरी के ऊपर छुआछूत का आरोप नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में क्या है? संविधान के लोक नियोजन में शामिल होने की स्वतंत्रता, शामिल होने की समानता, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको लोक नियोजन में समान अवसर प्राप्त होना। बात क्लियर है? समान अवसर कहने का मतलब है कि जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने की आज़ादी सबको है, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म भरने की आज़ादी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसको क्वालिफाई करने की आज़ादी तब मिलेगी जब आप उसके लिए जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपको समानता, सभी लोग समान हैं इसमें शामिल होने के लिए, तो ये कहता है आर्टिकल 16। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत,
उपाधियों का अंत किया गया। और इसके बाद अगर हम लोग 19 की बात कर लें तो 6 स्वतंत्रताएं हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं इसको बोला जाता है। तो सारे आर्टिकल्स याद रहेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। 13 में क्या है? कानून की परिभाषा। 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। यहां से भी एक पॉइंट आपको मिलता है। सवाल आपको यहां पर दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और एक होता है विधि का समान संरक्षण। अब ये दोनों अलग अलग पद हैं। अब इनको कहां से लिया गया है? जब हम विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो विधि के समक्ष समानता की जब बात कर रहे हैं तो ये कहां से लिया गया है? बोलिए। ब्रिटेन से। और समान संरक्षण की बात करेंगे, संरक्षण कौन करेगा? जो शक्तिशाली होगा। और शक्तिशाली हम लोग विश्व में किसको मानते हैं? अमेरिका को। तो ये विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यहाँ पर फिर आपको दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों को आप यहाँ पर ध्यान लगा के समझ लीजिए कि ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बढ़े आगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो देखिए एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिए, हम लोग मूल प्रश्न पे आएंगे। शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण का अधिकार, है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दिया जाता है। शोषण का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा शोषण का अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या होता है? शोषण के खिलाफ अधिकार दिया जाता है। तो ये शोषण के खिलाफ अधिकार होता है। तो यहाँ से इस बात को भी आप समझते रहें। अब यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को हमने कब हटाया था? 44वां संशोधन था। और 44वां संशोधन है, यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 197 लगा लेंगे। 1978 में हुआ। अब इसमें से जो मूल अधिकारों के अंतर्गत ये पहले शामिल था, मूल अधिकारों के अंतर्गत ये शामिल था, तो इसको यहाँ से रिप्लेस किया गया। कहाँ पर? भाग 12 में। और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएंगे? भाग आर्टिकल 300A में इसको रखा गया। तो अनुच्छेद 300A और भाग 12 में इसको रखा गया। और इसको अब क्या माना जाता है? विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, या फिर इसको माना जाता है कानूनी अधिकार। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो NCERT की किताब है, NCERT की किताब में इसको क्या माना जाता है? संवैधानिक अधिकार ही इसको माना जाता है। संवैधानिक अधिकार ही इसको माना जाता है। विभिन्न कमीशन ने इसका आंसर क्या माना है? विधिक अधिकार माना है, या इसी को कानूनी अधिकार कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। चले आगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल यहाँ पर फंडामेंटल राइट कितने हैं ये आपको बताना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर लगाएंगे? क्रमशः 6 और 11, क्रमशः 7 और 11, क्रमशः 7 और 10, या क्रमशः 8 और 10। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि 6 मूल अधिकार हैं और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आपको आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो हमारे मूल संविधान में नहीं था? क्या लगाएंगे? ऑप्शन दे दें। ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना,
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या आंसर लगा लेंगे? आंसर इसमें क्या लगाएंगे? सवाल हमारा है मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था? मौलिक कर्तव्य था कि नहीं? मौलिक कर्तव्य नहीं था। कब इसको शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। और इससे जुड़ी हुई एक समिति थी, उस समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और जिस टाइम पर शामिल किया गया था, टोटल कितने थे? टोटल कितने थे उस टाइम पर? 10। और वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में 11 हैं। और 11वां कौन सा था? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट है 86वां संशोधन, और 2002 में इसको किया गया था। और इसमें हर एक माता पिता का कर्तव्य बताया गया कि वो अपने बच्चों को शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसको उपलब्ध करवाएं। इस बात का प्रावधान आपको कहाँ पर मिलता है? तो वो आपको मिल जाता है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। तो टोटल हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? जैसे आप देखते हैं कि समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा जैसे गिरफ्तारी संबंधित, इसके अलावा आप देखते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता है, और संस्कृति और अपनी शिक्षा को, जो लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनका अधिकार। अब एक सवाल यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ड जैसे आया तो आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं? कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक, संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं ये कितने प्रकार के हैं? तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? भाषाई आधार पर केवल, बोलिए, या धार्मिक? तो भाषाई और धार्मिक आधार पर दोनों ये अल्पसंख्यक होते हैं। चले आगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, राज्यसभा के सभापति, या भारत के महान्यायवादी के पास? तो क्या आंसर लगाएंगे इसमें? राष्ट्रपति? पक्का एकदम? तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आर्टिकल 123। यहाँ से सवाल को छोड़िए, अन्य बातों को भी सीखना है कि अगर 123 आर्टिकल आपसे पूछा गया है और यहाँ पर दिया कि अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, बहुत सिंपल सा है, आंसर आपने लगा दिया भारत के राष्ट्रपति के पास। अब इसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। जैसे सबसे पहले समझते हैं, बात न करिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और जी तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तब उस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और जब यह राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो यह सामान्य विधायी कानून के रूप में ही कार्य करता है, सामान्य विधायी कानून की तरह ही कार्य करता है। पक्का है? अब दूसरा सवाल कि जो अध्यादेश ये जारी किया गया है, अब इसको आगे अगर कंटिन्यू करना है तो क्या करेंगे?
अगर आगे कंटिन्यू करना है, चूंकि आप जानते हैं कि संसद की 2 बैठकों के बीच में कितना अंतर होता है, संसद की 2 बैठकों के बीच में बैठकों के मध्य अंतराल कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो 6 मंथ होता है ना। अब जैसे ही बैठक होगी वैसे ही 6 सप्ताह के भीतर क्या करना पड़ेगा, उसे संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अगर ये मंजूरी नहीं लेते हैं तो ये वाला अध्यादेश डेड हो जाएगा, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये क्या होगा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि अध्यादेश की मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, एक अध्यादेश की मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होती है, 6 महीना, या बी है 6 सप्ताह, या सी है 6 माह 6 सप्ताह, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, 6 माह पक्का नहीं। हमने अभी आपको बताया कि इसको 6 सप्ताह के अंदर बैठक जब होगी संसद की तो 6 सप्ताह के भीतर इस पर अनुमति लेना होगा, और 6 महीना हमारे पास वहाँ है, तो 6 सप्ताह प्लस 6 माह, या कह सकते हैं 7.5 माह का। तो मैक्सिमम ध्यान समझिएगा कि अगर कि बैठक से कितने दिनों के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता होगी, 6 सप्ताह, मैक्सिमम कितने दिनों तक रह सकता है, तो एक तो 6 माह वो रहेगा, और ये मैक्सिमम कितना 6 सप्ताह और रह सकता है, तो टोटल मैक्सिमम कितने दिनों तक रहेगा, 6 माह 6 सप्ताह तक, या 7.5 माह तक। और अगर पूछा जाए कितने दिनों में अनुमति मिलनी चाहिए तो 6 सप्ताह तक। संसद के 2 बैठकों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, 6 मंथ का। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ जो समझनी है वो आप हर जगहों पर जब आप तुलना करते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की दोनों एक साथ आप तुलना करते हैं, है ना। राष्ट्रपति वर्सेस अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी शक्तियाँ करीब करीब राष्ट्रपति के पास भी वही हैं जो राज्यपाल के पास हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अगर राष्ट्रपति को है तो राज्यपाल के पास भी तो होनी चाहिए, होगा ना। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 लिखते हैं, लेकिन इस 2 को अगर हम पहले लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3 लिखते हैं तो ये किसके लिए होता है, और इस 2 को हमने उठाकर पहले रख दिया, वही हुआ, तो 2, 1, 3, तो ये क्या हो गया, राज्यपाल का अध्यादेश। याद रहेगा। चलिए और देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की खास बात क्या होती है, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं। यह धन विधेयक और वित्त विधेयक में, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर स्थापित करता है ना। और अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करेंगे तो कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करेगा स्पीकर ही करेगा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पर है, आर्टिकल बताइए जल्दी से, 108 में और 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक होती क्यों है, तो ये इसलिए होती है कि अगर कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर अगर दोनों सदनों में कंट्राडिक्शन हो जाता है तो वहां पर क्या करता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। तो यहां से आप बहुत सारी बातों को समझ सकते हैं। ऐसे ही सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोगों ने 10 सवालों का अभ्यास किया है, लेकिन इससे जो ज़्यादा हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात किए हैं वो सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी हम लोग इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।